जिसके जिसके बारे में बोला जाता है कि यदि आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है। क्लियर है? मतलब कोई भी बीमारी का जो उत्पत्ति है वो पेट से होता है। ठीक। यदि आप पूरे शरीर का एग्जामिन करेंगे, शरीर के बारे में एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो पेट है, जिसको हम साइंस की भाषा में स्टमक बोलते हैं या फिर उसको हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ठीक। अमाशय। तो अमाशय क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब पेट बोलते हैं तो लोगों को समझ में आता है। ठीक। तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्टमक, अमाशय हिंदी में, और ज्यादा यदि समझना है हिंदी में तो पेट। तो आप सब अपना पेट को पकड़ लो, थोड़ा सा हिला लो, वही है अमाशय आपका। अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपना पेट को थोड़ा सा आप हाथ फेरिए। हाँ, बस वही है पेट आपका। यदि ये पेट आपका सही है तो सब कुछ सही है। क्लियर है? तो आज हम पेट के बारे में समझेंगे, अमाशय के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर आपको करता हूं कि पेट पहले दिखता कैसा है, तो उसको आप देखिएगा। ये है सब पेट। ठीक है। ये हमारा पेट आप देख रहे हैं, स्टमक। इसमें लिखा हुआ है स्टमक, देखिए अमाशय। ठीक है, यही हमारा पेट है। ठीक। यदि हम मैं पास से इसको देखूं, तो पास से यदि मैं इसको देखता हूं तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है। यदि और करीब से यदि हम स्टमक को देखें तो स्टमक ऐसा दिखता है। ये हमारा पेट है। तो आप देख रहे हैं ये जो पेट है, जे आकार का होता है, जे फॉर जग। ठीक है। हमारा जो पेट है, बाहर से तो दिखता है कि गोल है। ठीक। गोल है, ये दिखता है। लेकिन यदि आप इसकी संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे करीब से, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्टमक है वो जे आकार का होता है। सर, जो भी लोग आ रहे हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते जाइए ना, प्लीज। मनोज जी, आप को होस्ट हैं। जो भी इसमें आ रहे हैं, खगेश जी, जो भी लोग इसमें में आ रहे हैं मीटिंग में, तो उनको आप अनम्यूट करते जाइए। ठीक है। तो ये जो अमाशय है, जो मैं बोल रहा था, ये जे आकार का है। जे मतलब जे फॉर जग। ठीक है। यह जे आकार का होता है और ये थैली नुमा है। एक प्रकार का थैला टाइप का है, जो ग्रास नली और छोटी आंत, मतलब ग्रास नली बोलेंगे तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे ईसोफेगस। तो ग्रास नली और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच स्थित होता है। ठीक है। तो आप इसमें एक फोटो और देखता हूं, मैं आपको भेज देता हूँ। तो इसको देखेंगे। ये आप देख रहे हैं। तो ईगो ईसोफेगस जो होता है, ग्रास नली, ये देखो हिंदी में देख रहे हैं आप, ये मैंने जूम किया, ग्रास नली, ईसोफेगस, आहार नली। ठीक। और ये है स्टमक। ये देखिए स्टमक, आरोही बड़ी आंच छोटी आंच जो लिखा हुआ है, इसके बीच में ये संरचना स्थित होती है, जे आकार का। इसी को हम लोग बोलते हैं पेट, अमाशय। तो ये जो है एक्चुअल में थैली नुमा, थैली के समान के आकार का होता है, जे आकार का होता है। ठीक है। इसका जो काम है वो है भोजन का पाचन करना। ठीक है, अमाशय का मुख्य काम है भोजन का पाचन करना। अच्छा, और क्या क्या काम हो सकते हैं, कोई बता सकता है? अमाशय पेट का और क्या क्या काम है, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
पेट अमाशय का और क्या क्या काम हो सकता है। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो पेट है, जो अमाशय है, इसका मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो तीन काम है। जो मुख्य कार्य इसका तीन है। ठीक है। पहला है भोजन का पाचन करना, मतलब जो हम भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो भोजन का पाचन पेट में होता है। दूसरा है भोजन का भंडारण करना, स्टोरेज करना। ठीक। तो जनरली हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट में ही जाता है। ठीक है। तीसरा है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। ठीक। तो भोजन का पाचन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भोजन का पाचन तो अमाशय में एक गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जिसमें एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। इसको आप नोट कर रहे होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, मैं जो आपको अभी भेजा हूं, है ना। तो भोजन का पाचन, सबसे पहले आ, भोजन जो होता है हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, और अमाशय में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। मतलब हमारा जो पेट है एक गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। जो हमने खाना खाया है उसके अंदर प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को पचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। दूसरा है भोजन का भंडारण। तो आप देख पा रहे हैं, ये जब वेट हम कर लोग खाना खाते हैं, है ना, तो बैठने के लिए। ठीक है, सारे लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, है ना। तो मैंने बताया कि अमाशय जो होता है, पेट जो होता है, उसके मुख्य रूप से तीन काम है। सबसे पहला काम है भोजन का पाचन करना। ठीक। तो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट में जाता है। तो पेट में एक गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। ठीक है। इतने पावरफुल एंजाइम होते हैं कि हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है ना, उसको तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। तो सबसे पहला काम है भोजन का पाचन करना। ये है पहला काम, किसका, पेट का। दूसरा मैंने बोला भोजन का भंडारण। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट के अंदर ही भोजन हमारा स्टोर होके रहता है। ठीक है। अब वो भोजन है कितने देर तक स्टोर होके रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा भोजन किया है और कितनी मात्रा में भोजन किया है। ठीक है। तो आपके पेट के अंदर भोजन का स्टोरेज भी होता है। ठीक है। स्टोरेज होने से क्या होता है कि भोजन का पाचन धीरे धीरे होगा और व्यवस्थित तरीके से होगा। इसलिए पेट के अंदर भोजन इकट्ठा रहता है, स्टोर होके रहता है, ताकि उसका पाचन धीरे धीरे और सही तरीके से हो और व्यवस्थित तरीके से हो। ये दूसरा काम है पेट का। तीसरा है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। ठीक। तो हमारे भोजन के अंदर भी कुछ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। जो भी चीज आप खाते हैं तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। तो अमाशय के अंदर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, या बोलना चाहिए हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। ये क्या करता है, पूरे पेट के वातावरण को एसिड करता है। ठीक है। जो भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे संक्रमण का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। सर मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? सारे लोग अपने आप को म्यूट यस भी कर सर। लीजिए, और वीडियो चाहे तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा, है ना। बहुत से लोग वीडियो ऑन नहीं कर पाते, वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि हम सामने बैठ रहे हैं, बढ़िया हो जाएगा। ठीक। ठीक। कौन कौन लोग इसको, हाँ, रामाधर जी, सारे लोग कीजिए, है ना।
तो हमारे पेट का मुख्य रूप से तीन काम है। पहला है भोजन का पाचन करना, ठीक। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है। तो पेट में एक गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, गैस्ट्रिक, ठीक, जो हमारे भोजन को पाचन करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में होता है उसमें एंजाइम होते हैं, पावरफुल एंजाइम होते हैं, जो हमारे भोजन के जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो होते हैं वो, उसका यदि आप प्रोटीन का यदि आप आणविक संरचना देखेंगे तो प्रोटीन का आणविक संरचना बड़ा जटिल होता है, ठीक। तो इसको तोड़ने के लिए एंजाइम, पावरफुल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो जो हमने भोजन किया है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और एंजाइम कहाँ से मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस से। तो आपके पेट में जो भोजन गया है, तो हमारा पेट गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, अलग अलग टाइप के, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। दूसरा मैंने बताया है भोजन का स्टोरेज करना। तो खाना खाएंगे तो हमारे पेट में भोजन स्टोर हो जाता है। तो स्टोर क्यों होता है? इसलिए स्टोर होता है ताकि भोजन का पाचन धीरे धीरे हो, व्यवस्थित तरीके से हो और सही तरीके से हो। अब भोजन कितने देर तक स्टोर होगा आपके पेट में, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल का भोजन किया है, ठीक। यदि मान लेते हैं कि, आपको बता दूं मैं, भोजन हमारे पेट में 2 से लेकर के 5 घंटे तक रहते हैं। आप इसको लिख लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, कि हमारे पेट में जो भोजन हमने खाया है वो 2 से लेकर के 5 घंटे तक हमारे पेट में पड़ा रहता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा भोजन लिया है, कैसा खाद्य पदार्थ लिया है। यदि आपने शाकाहारी भोजन लिया है, हल्का भोजन लिया है, तो 2 से 3 घंटे तक ही वो पेट में रहेगा, फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने दबा के, अभी सावन संवर चल रहा था तो सब लोग एकदम शांत थे, है ना, ठीक है। आ, लेकिन जैसे ही अभी सावन सोमवार खत्म हो गया तो सब दबा के खा रहे हैं, सुबह शाम चिकन बिरयानी, चिकन मटन दुनियादारी खा रहे हैं। तो यदि आपने दबा कर खाया है, चिकन है, मटन है, जो भी चीज आपने दबा के खाया है, तो वो जो हमारे पेट में जो उसका स्टोरेज होगा कम से कम 5 घंटे तक रहेगा। 5 घंटे तक हमारे पेट में वो पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप यदि चिकन मटन आपने खाया है तो आप समझ लो कि आपने यदि रात को खाया है तो 5 घंटे तक वो आपके आमाशय में स्टोर होके रहेगा। अच्छा, भोजन को पाचन करने में कम से कम, भोजन का जो पाचन होता है, ठीक है, तो भोजन का डाइजेशन होने में, पाचन होने में कम से कम 10 घंटे और अधिकतम 3 दिन तक होता है। क्या आपको पता था? भोजन को पचने में 10 घंटे का भी समय लगता है कम से कम। और यदि आपने हैवी खाया है, चिकन मटन बिरयानी और ज्यादा फैट वाला चीज खाया है, तो 3 दिन भी लग सकता है भोजन के डाइजेशन होने में। आप सोचिए। इसलिए आप देखे होंगे कि कभी कभी 3 दिन पहले हमने जो खाया है उसका डकार कभी आता है तो उसका डकार में उसका स्मेल आज हमें पता चलता है। यदि हमने 3 दिन पहले चिकन या मटन खाया है तो 3 दिन के बाद यदि डकार आ रहा है तो समझ लेना कि उसमें उस चिकन मटन का फ्लेवर आएगा। तो जो हैवी चीज होती है, भारी चीज होती है, उसको पाचन होने में 10 घंटा से 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये हो गया भोजन का भंडारण। तो भंडारण इसलिए करता है स्टमक, पेट, ताकि उसका पाचन धीरे धीरे हो। मतलब मैंने बोला ना, 5 घंटे तक यदि पेट के अंदर है, ठीक, तो 10 घंटे तक उसका क्या हो सकता है आपका, बोलना चाहिए पाचन में समय लग सकता है, में कम से कम, या 3 दिन भी लग सकता है, ठीक। तो ये हो गया पेट का दूसरा काम, भोजन का स्टोर करना, भोजन का भंडारण करना। तीसरा काम है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो मैंने बताया कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो
पूरे पेट को एसिड वातावरण में बना के रखता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या होता है? HCl एसिड है। हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक। ये बहुत ज्यादा एसिड होता है, स्ट्रोंग एसिड है ये। तो ये क्या करता है, हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया होगा, जैसे हमने चावल दाल सब्जियां खाया, या हमने बासी चीज खाया, है ना। आप तो जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग बासी चीज भी खाते हैं, रात को रखी हुई चीजें भी खाते हैं, सुबह की चीजें हम रात को भी खा लेते हैं, है ना। तो हमारे भोजन में यदि कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं, तो उस बैक्टीरिया को नष्ट करना है, इसलिए हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण नहीं होता, इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे स्टमक का मेन काम। ठीक। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, स्टमक के मैंने 3 काम बताया, कौन कौन सा बताया आप चैट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको समझ में आए मेरी बातें तो। चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या समझ में आया अभी तक। अमाशय के 3 काम है, मैंने बताया। पहला है भोजन का डाइजेशन करना, दूसरा भोजन का स्टोरेज करना, और तीसरा हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। याद रहेगा ये, बहुत सिंपल है। ठीक। तो हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि होता क्या चीज है। ठीक। तो हम लोग खाना खाएं, चलिए मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको। तो आपको ये क्लियर होगा, एक फोटो पेट, वही पेट का फोटो दिखाता हूँ। पिछले बार मैंने इसको दिखाया था आपको। ठीक है, ये वाला, ये। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका मुंह दिख रहा है ना। तो जब आप खाना खाते हैं, तो सबसे पहले हम मुंह में उस खाना को डालते हैं, दांतों से हम चबाते हैं। ठीक। जितना ज्यादा हम भोजन को चबाते हैं, उतना तेजी से डाइजेशन की प्रक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी यदि हम भोजन करेंगे, तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो चबा नहीं पाता, भोजन पतला नहीं हो पाता, छोटा नहीं हो पाता उसकी संरचना, इसलिए भोजन को पचने में समय लगता है। ठीक। तो हमेशा ही बोला जाता है कि हमारे 32 दांत है ना। ठीक। तो दांतों के माध्यम से भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम चबाते हैं, तो हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे भोजन में मिलती हैं। ठीक है। और भोजन, वो जो एंजाइम मिला हुआ भोजन है ना, भोजन जैसे आपके मुंह से पेट में जाता है, जहां यह पाचक रस, जो लार ग्रंथियों से जो पाचक रस निकला है, एंजाइमों के साथ मिल जाता है, और ये पेट की जो भी मांसपेशियां हैं वो भोजन को मिलाती हैं, और उसे एक तरल पदार्थ में, अर्ध तरल पदार्थ में बदल देती है, जिसे कहते हैं हम लोग काइम। काइम मीन्स, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में KYME, काइम। और यह काइम फिर धीरे धीरे छोटी आंत में चला जाता है। ठीक। तो ये फोटो मैंने देखा है, दिया है आपको। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं खाना, तो दांतों से अच्छी तरह से चबाते हैं, लार ग्रंथियां उसमें मिक्स हो जाती है, एंजाइम मिक्स हो जाती है, और यही लार युक्त, एंजाइम युक्त जो भोजन है, ठीक है, वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड होकर के वो ईसोफेगस, ग्रास नली से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। ठीक है। पेट की मांसपेशियां क्या करती हैं, उस भोजन को और ज्यादा छोटे छोटे भागों में तोड़ती हैं, है ना, और उसे एक अर्ध, मतलब आधा, आधा तरल पदार्थ में बदल देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। और यह काइम फिर धीरे 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 हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो भोजन, अमाशय में भोजन ठहरने का जो समय है, वो कई बातों पे निर्भर करता है ना। यहाँ तक क्लियर आ गया।
सर यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मनोज जी समझ में आ गया? यस। ठीक है। तो अब हमारा जो भोजन है, जिसके अंदर लार्वी मिक्स है, एंजाइम भी मिक्स है, वो ग्रास नली से होते हुए सीधे हमारे पेट में चला गया। अब पेट में क्या होगा? अब पेट क्या करेगा? पेट की जो मांसपेशियां हैं, उस भोजन को और छोटे छोटे भागों में, तरल पदार्थों में क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, और छोटे भागों में, और उसको बनाएगा आधा तरल द्रव्य। जो भोजन हमारा गया है, आधा तरल द्रव्य में वो अमा से क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। यही अर्ध तरल जो द्रव्य बना है पेट में, उसको बोलते हैं हम लोग काइम। और यही काइम जो होता है, हमारी छोटी आंत में चला जाता है। क्लियर है? तो भोजन का जो स्टोरेज है, वो कई चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना देर तक हमारे पेट में भोजन स्टोर होगा। ठीक। तो वो सबसे पहले डिपेंड करेगा भोजन की संरचना। ठीक। तो यदि आपने ज्यादा फैटी युक्त भोजन, ज्यादा वसा युक्त भोजन यदि आपने लिया है, तो उसको पाचन होने में ज्यादा समय लगेगा, उसको छोटी आंत में जाने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि आपने, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो इनको ज्यादा समय नहीं लगता भोजन के पाचन करने में। यानी अमाशय में यदि ज्यादा फैट युक्त भोजन आपने लिया है, ज्यादा जटिल संरचना है भोजन का, जैसे चिकन मटन जो है, उसकी संरचना बड़ी जटिल होती है, क्योंकि उसमें एनिमल प्रोटीन होता है। तो एनिमल प्रोटीन ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक। तो उसको पचने में और छोटी आंत में जाने में समय लगेगा। लेकिन यदि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे आपने चावल खाया है, रोटी खाई जिसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, आ, आपके ऐसे प्रोटीन, जैसे आप दाल आपने खाया तो उसमें भी प्रोटीन होता है ना। तो ऐसे जो प्रोटीन है, जो शाकाहारी वेज प्रोटीन जो होते हैं, वो तेजी से डाइजेस्ट होते हैं। एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में समय लगता है। लेकिन जो वेज प्रोटीन होते हैं, जो हमें सब्जियों से, फलों से मिलता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कम समय लगता है। ठीक। तो अल्टीमेटली हमारे पेट में भोजन पचने के बाद छोटे छोटे अर्ध तरल में वो बदल जाता है, फिर वो छोटी आंत में चला जाता है। दूसरा, भोजन की मात्रा। यदि आपने ज्यादा भोजन भोजन कर लिया है, ठीक, मतलब अ, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपने ज्यादा मात्रा में भोजन कर लिया है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। ठीक। भोजन के दो प्रकार है, वेज या नॉन वेज। ठीक। तो ये वेज भोजन किया हो या आपने नॉन वेज भोजन किया हो, लेकिन आपने ज्यादा मात्रा में भोजन कर लिया है, मतलब आपको दो रोटी आप खाते हैं, लेकिन आपने उस दिन सात रोटी, आठ रोटी आपने खा लिया, आपने ज्यादा भोजन कर लिया। ठीक। आप मतलब एक एक प्लेट आप चावल खाते हैं, लेकिन उस दिन आपने तीन प्लेट चावल खा लिया। ठीक है। आपने तला हुआ भुना हुआ भोजन खा लिया और ज्यादा मात्रा में खा लिया। तो ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेंगे तो वो भोजन ज्यादा देर तक आपके आमाशय में पड़ा रहेगा। ज्यादा मात्रा में आपने खाना खाया तो नेचुरली है। कम मात्रा में आप भोजन करेंगे तो वो जल्दी पाचित हो जाएगा, स्वाभाविक है। यदि आपने हेवी भोजन किया है, ज्यादा मात्रा में भोजन किया है, तो उसको पचने में समय लगेगा। ठीक है। तीसरा है व्यक्तिगत कारक। कुछ कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे भोजन आमाशय में जब लंबे समय तक पड़ा रहता है ना। जैसे आ, आप कुछ आपको बीमारी है, कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम यदि है आपकी बॉडी में, यदि आप बोलना चाहिए एल्कोहलिक है, आप यदि एल्कोहल ले रहे हैं, तो वो भी ज्यादा देर तक आपके स्टमक में पड़ा रहेगा। ठीक है। आप यदि तला हुआ भुना हुआ चीज ज्यादा खाते, खाने के शौकीन है, जंक फूड खाने के शौकीन है आप, जैसे मोमोज हो गया, है ना, पेस्ट्रीज हो गया, ये सारा चीज खाने की यदि आप शौक रखते हैं, तो ये ज्यादा देर तक आपके आमाशय में पड़ा रहेगा। हम्म, आप यदि नॉनवेज खाने के शौकीन है, ज्यादा मात्रा में खाते हैं, डेली खाने के शौकीन है,
तो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक वो अमाशय में भोजन पड़ा रहेगा। आप यदि मेडिसिन लेते हैं, है ना, मेडिसिन लेते हैं, ज्यादा मात्रा में मेडिसिन लेते हैं, आपका हैवी डोज है मेडिसिन का, तो भी भोजन, क्योंकि मेडिसिन आप खा रहे हो, वो भी तो अमाशय में जाके जमे रहेगा ना। कोई भी चीज खाते हैं तो ये मान के चलो, हमारे शरीर में जो जे आकार है, जे फॉर जग, पेट का जो है, उसका संरचना जे आकार का है, थैलीनुमा है। इसी में जाकर के वो चीज चला जाता है। चाहे आप भोजन करें, दवाई खाएं, एल्कोहल लें, चाय कॉफी कुछ भी लें, वो अल्टीमेटली पेट में जाकर स्टोरेज होना है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा चीज खाया है, वो उतनी देर तक स्टोर होके रहेगा। ठीक। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, पेट पेट तो जे आकार का होता है, लेकिन पेट के भी चार पार्ट है। यदि आप अंदर में जाएंगे तो पेट के अंदर चार भाग होते हैं, है ना। तो आप एक देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। ये देख रहे हैं, पहला है कार्डिया। ये, तो ये जो है कार्डिया जो है, मतलब मैं पेट का आकार जो है, पेट जो है मुख्य रूप से चार भागों में इसका मतलब शेप होता है। मतलब पेट के चार भाग होते हैं। ठीक। ये जे आकार का जो पेट है, उसके चार भाग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कार्डिया, ये देखो। तो ये कार्डिया आप देख रहे हो, ये जो कार्डिया है, ईसोफेगस, ग्रास नली, हिंदी में हम बोलेंगे ईसोफेगस को ग्रास नली। तो अमाशय का जो कार्डिया वाला भाग होता है, वो ईसोफेगस से जुड़ा होता है। ठीक। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डिया। ये वह भाग है जहां पर अमाशय कार्डिया से, अमाशय जो होती है ग्रास नली या ई को ईसोफेगस से जाके जुड़ती है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिया। दूसरा आप देख रहे हैं फंडस। ये देख रहे हैं, ये फंडस है। ये अमाशय का ऊपरी भाग होता है, ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक। और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है फंडस। ठीक। यह अमाशय का ऊपरी गुंबद के आकार का संरचना है, जो डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। तीसरा है बॉडी। ये बॉडी, यह अमाशय का मुख्य भाग है, जो फंडस के नीचे होता है, बॉडी है। हम लोग बोलते हैं तेरी बॉडी बहुत अच्छी है करके। ठीक। तो ये जो बॉडी है ना, ये एक्चुअल में अमाशय का एक भाग है, बॉडी। और लास्ट है पाइलोरस, है ना। ये है पाइलोरस। ये जो भाग है पाइलोरस, ये अमाशय इससे छोटी आंत से जुड़ी होती है। ये अमाशय का सबसे निचला भाग होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। क्लियर है। तो ये अमाशय का हो गया स्ट्रक्चर। ठीक। तो आप समझ गए होंगे स्टोमक का, है ना। तो इसको यदि स्क्रीनशॉट आपने किया होगा तो कर सकते हैं। तो स्टमक में एक बार फिर मैं आपको, अ, ठीक है, हाँ। तो जो स्टमक होता है, उसके चार पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था कार्डिया। तो कार्डिया जो होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये ग्रास नली है, आहार नली है, इसोफेगस उससे जुड़ा होता है। ये हो गया कार्डिया। दूसरा होता है फंडस, है ना। फंडस जो होता है, वो गुंबद के आकार का होता है, थोड़ा भारी होता है, बड़ा आकार होता है उसका। ठीक। वो डायफ्राम के नीचे होता है। उसके जस्ट नीचे एक बॉडी होती है ना। ये जो होता है, फंडस के नीचे होता है। और सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं पायलोरस, जहां से पायलोरिक एसिड भी जनरेट होता है। तो ये जो पायलोरस है, सबसे निचला वाला भाग होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। यहीं से जो भोजन है छोटी आंत में चले जाता है पाचन होने के बाद। क्लियर है। तो हम लोग भोजन करेंगे, भोजन का बढ़िया लार उसके अंदर मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। वो सीधा आहार नली से होता हुआ आपका कार्डिया को पार करके सीधा आमाशय पेट के अंदर चला जाता है। फिर पेट क्या करता है, पेट की मांसपेशियां उसको मथ करके उसको अर्ध तरल द्रव्य में कन्वर्ट करता है। उसे बोलते हैं काइम। वही अर्ध तरल द्रव्य काइम जो होता है, वो पायलोरस से होते हुए सीधा आपकी छोटी आंत में चला जाता है। सर, क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक। तो ये हो गया हमारे पेट का संरचना। ठीक है।
अब पेट में क्या क्या रोग होते हैं, है ना, और पेट में होने वाले रोग, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिर हम कैंगन वाटर के ऊपर बात करेंगे, है ना। ठीक। ये अमाशय का फोटो फिर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो अमाशय में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अमाशय जो पेट होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिनोजन और इंटरेस्टिक फैक्टर होते हैं। ठीक है। मतलब आप बात करूं, जैसे अमाशय हो गया, अमाशय में मैंने बताया भोजन के पाचन के लिए एक गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन लिख लो। और कुछ आंतरिक कारक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिस्टिक फैक्टर, होते हैं। ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? यह अमाशय में अम्लीय वातावरण बनाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक। समझ में आ गया आपको? अमाशय में जो मैंने अमाशय बताया, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें तीन चीज होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिनोजन, और तीसरा होता है इंटरेस्टिक फैक्टर। मतलब उसको इंटरेस्टिंग फैक्टर मतलब बोलेंगे आंतरिक कारण। ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? जैसे ही आपको भूख लग रहा है, जैसे भूख लगा, तो हमारा पेट क्या करता है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। देखिए, प्रकृति का नियम कितना संतुलित है और कितना शानदार है। आपको जैसी भूख लगी, आप बोलते हैं ना मुझे भूख लग रहा है, तो वैसे ही हमारा पेट जो होता है गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ठीक, भूख लगने से। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है? पूरे पेट के वातावरण को एसिड में बना देता है, ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो जाए और हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाए भोजन का। इसीलिए हम बोलते हैं, और आयुर्वेद भी बोला जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मेडिकल एसोसिएशन भी बोलता है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक यही है। यदि आप तुरंत पानी पिएंगे, तो जो गैस्ट्रिक जूस बना है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ठंडा हो जाता है। आप यदि खाना खाते समय पानी पिएंगे या तुरंत पानी पिएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो वातावरण बना के रखा हुआ है ना, उस वातावरण में क्या बोलते हैं, दही का रायता हो जाना, काम बिगड़ जाना। ठीक है। वो बोलेंगे यार पूरा दही का रायता कर दिया करके। तो बेचारे पेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है कि भोजन आएगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, और आपने क्या कर दिया? पानी पी गया, है ना। के कराए पे पानी डाल देना बोले, है ना। तो जब आप पानी पी जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वातावरण बना है वो खत्म हो जाता है। इसलिए भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होता। और सेकंडली, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने क्या कर दिया, प्रभाव खत्म कर दिया है, इसलिए आपके भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसका संक्रमण होने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि आपने पानी पी लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो प्रभाव है उसको आपने कम कर दिया। तो उससे क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव भी कम हो गया, और भोजन का पाचन भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा, सबसे बड़ा चीज, जो भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया आपके पेट में चले गए हैं, वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होंगे, जिससे पेट का संक्रमण होगा। तो अक्सर जो लोग पानी पीते हैं भोजन करने के बाद, तो आपने देखा होगा बार बार खट्टे डकार आना, भोजन का पाचन नहीं होना, उल्टी उल्टी लगना, मतली आना, जीभ मिचलाना, है ना। उल्टी नहीं होता लेकिन उल्टी उल्टी लगता है, जीभ मिचलाना, हरारत लगना, है ना, पेट का भारी लगना, पेट में सूजन टाइप का लगना, है ना, पेट साफ नहीं होना, ये सारा काम यही है कि हमने गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव को कम कर दिया है। ठीक। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद, भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
तो आप लोग यदि पानी पीने के इच्छुक हैं तो आप कैंगन वाटर पीजिए। कैंगन वाटर कौन सा पीना है आपको? 7 pH का, है ना। अब 7 pH का क्यों पियेंगे? अब देखिए, आपकी आदत है बचपन से पानी पीने की, आप सीखे नहीं है, आप प्रैक्टिस आपको नहीं हुआ है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है। तो आप यदि पानी पीने के इच्छुक हैं, शौकीन है, तो आपको क्लीन वाटर 7 pH का पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि ये आयोनाइज्ड किया हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ न्यूट्रल वाटर है। तो इसका जो बोलना चाहिए आ, माध्यम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल वाटर जब आप लेंगे तो ये क्या करेगा? आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है, उसके प्रभाव को बना के रखेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए भोजन का पाचन, डाइजेशन अच्छा होगा। क्लियर है? तो आप सबसे, मेरा कहना है कि कोशिश ये कीजिए कि खाना खाने के दौरान आप पानी का सेवन ना करें। यदि आपको पानी पीने की इच्छा है तो 1 घंटा पहले पिए। ठीक। 1 घंटा बाद पिए, लेकिन तुरंत पानी मत पिए। कोशिश करें, यदि पीने की ज्यादा इच्छुक है तो आपको 7 pH का ही पानी पीना चाहिए। दूसरा मैंने बताया, गैस्ट्रिक जूस में एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जो वातावरण बनाता है एसिड और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दूसरा होता है पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में एक पेप्सिजोन जो होता है, एक प्रकार का निष्क्रिय एंजाइम है। पेप्सिनोजन जो है, पेप्सी नोजन, याद रहेगा, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वाला पेप्सी, हम सब पेप्सी बोलते हैं, पेप्सी, उसमें जोड़ दो नोजन, पेप्सी नोजन। ये जो पेप्सी नोजन है, एक प्रकार का एक निष्क्रिय एंजाइम है। ये क्या करता है? हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में हमारे भोजन के जो एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है, उसको ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या करता है? पेप्सिनोजन, जो निष्क्रिय एंजाइम है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक आंतरिक कारण है ना। आंतरिक कारण में क्या हो सकता है इसके अंदर? गैस्ट्रिक जूस में B12 को, विटामिन B12 को अवशोषण करने की क्षमता भी इसके अंदर होता है। इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर विटामिन B12 के अवशोषण में भी ये मदद करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके गैस्ट्रिक जूस, है ना, और इसके ऊपर बातें। ठीक। अब हम समझेंगे आ, भोजन, पेट में भोजन का पाचन होता है, हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, है ना, और भोजन का स्टोरेज होता है, मैंने बता दिया, है ना। आप पेट में बहुत सारे रोग होते हैं, है ना। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे पेट दर्द, तो ये एक सामान्य प्रकार का है ना। एक प्रकार का सामान्य लक्षण है जिसमें हल्का हल्का दर्द होता है, पेट दर्द हम बोलते हैं, है ना। अपच की समस्या, मैंने बताया ना, आप खाना खाने के तुरंत बाद आपने पानी पी लिया है ना, तो आपका भोजन का सही डाइजेशन नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपच, है ना। तो ये जो अपच की समस्या होती है, वो कई प्रकार से हो सकती है। जैसे खाने के बाद या खाली पेट भी, जैसे हम लंबे समय तक भोजन हमने नहीं किया, खाली पेट है, तो भी पेट में दर्द होगा। हमने भारी मात्रा में खाना खा लिया है तो भी पेट दर्द होगा। हमने पानी, तुरंत पानी पी लिया है ना, भोजन का डाइजेशन सही नहीं हुआ है तो भी पेट में दर्द होता है ना। मतली होना, उल्टी होना, ये भी पेट का ही एक प्रकार का बीमारी है। भूख न लगना, है ना, भूख नहीं लगना, आ, खाना खाने का मन नहीं करना, ये प्रकार का, ये भी एक प्रकार का लक्षण है आपका पेट की बीमारी का। वजन घटना, है ना, बिना किसी प्रयास के, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, है ना, आप किसी प्रकार का डाइट मैनेज नहीं कर रहे हैं तो भी आपका वजन घट रहा है ना। जिसमें खासकर पेट में पेट का कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना हो जाती है ना। तो ये पेट के बहुत सारे रोग हैं, है ना। और भी क्या हो सकता है?
है ना। पेट फूलना, पेट में जलन, खट्टे डकारे आना, ठीक है। और आपका आ, आपके मल द्वार से मल में खून निकलना, भोजन को निकलने में कठिनाई होना, ये जो चीजें हैं ये आपका आ, कुछ बीमारियां हैं, है ना। तो आपने समझ लिया कि बीमारी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने बताया, है ना। जैसे पेट में दर्द होना, भूख न लगना, ठीक है, उल्टी आना, मतली उल्टी आना, पेट का कैंसर है, पेट का फूलना, बिना किसी प्रयास के आपका वजन घट रहा है, ये सारा चीज है ना। पेट का कैंसर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पेट के अंदर जो होता है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पेट की कुछ बीमारियां हैं। तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और क्या क्या पता है आपको पेट में क्या क्या चीज होता है। यस, पेट का अल्सर, है ना, पेट का अल्सर। तो पेट का अल्सर जो होता है, एक प्रकार का एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर, हे हेलिको, HELICO, हेलिको, BECTOR, बैक्टर, हेलिकोबैक्टर। क्लियर है। तो ये जो हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का खतरनाक बैक्टीरिया है, जो अल्सर बनाने में अपनी भूमिका बताता है। मतलब पेट में जो अल्सर होता है वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। तो हमारा जो पेट है इसकी वजह से बीमार पड़ता है। हमारे पेट में जो भी बीमारी है, पेट का दर्द होना, पेट का फूलना, आना, बतली आना, उल्टी लगना, भोजन का सही डाइजेशन नहीं होना, अपच होना, है ना, भूख नहीं लगना, शरीर का वजन घटना, पेट का कैंसर, अल्सर, ये सारा क्या है, पेट की बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां हैं। ठीक। तो सबसे पहले मनोज जी ने जो बोला अल्सर, तो ये जो अल्सर होता है आपका हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से होता है अल्सर, है ना, जो बाद में गैस्ट्रिक का कारण भी बनता है। अल्सर और गैस्ट्रिक का कारण बनता है हेलिकोबैक्टर। ठीक है। पेट में बीमारी क्यों होती है? तो पेट में बीमारी होती है इसकी वजह से, अक्सर गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम आती है वो हेलिकोबैक्टर की बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरा, दवाएं, दवाई, आप कुछ ऐसी दवाएं खाते हैं, जैसे बीपी शुगर की दवाइयां लंबे समय से आप खा रहे हैं, है ना। और कुछ दवाइयां जो होती है, बोलना चाहिए उसको, मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे याद करने दीजिए। नॉन स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड एंटी फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसी जो दवाइयां हैं वो पेट के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो बीपी शुगर की दवाइयां खाते हैं, ये एक्चुअल में होता है नॉन स्टेरॉइड। बीपी शुगर की जो दवाइयां होती हैं, या फिर बोलना चाहिए थायराइड की दवाइयां जो होती हैं, आप बोल सकते हैं, अम, आपका अर्थराइटिस की जो दवाई होती हैं वो नॉन स्टेरॉइड होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो ऐसी जो दवाइयां होती हैं वो पेट की बीमारी के लिए जिम्मेदार होती है, पेट के कैंसर के लिए दवाइयां ये जिम्मेदार होती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है, लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, उसका आमाशय की क्रियाविधि, उसकी कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाती है बहुत गलत तरीके से, है ना। तो जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं, है ना, तो उनके पेट के अंदर तकलीफें आती है। तो पेट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये आपके एंजाइम सिस्टम को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो पेट में बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो डेली शराब का यूज करते हैं, तो आप देखे होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, भोजन का पाचन सही नहीं हो पाता, वो गैस, खट्टे डकार का शिकायत करते रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा, स्मोकिंग, धूम्रपान।
जो लोग ज्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम गलत तरीके से प्रभावित होता है। पेट में बीमारियां पैदा हो जाती, जनरेट हो जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नुकसान पहुंचाता है। तनाव, यदि आप ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो ज्यादा टेंशन होने से भी भोजन के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं उतना पैदा नहीं हो पाती। पेट, हमारा पेट की मांसपेशियां भोजन का उतने अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाती, उसको छोटे भागों में तोड़ नहीं पाती, उनको अर्ध तरल द्रव्य कायम में सही तरीके से बदल नहीं पाती। तो पेट की समस्या भारी मात्रा में बन जाती है। तो तनाव भी लेना खतरनाक है। यदि आप ज्यादा मात्रा में तनाव ले रहे हैं तो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में यदि आप हैं या मेडिसिन आप तनाव की ले रहे हैं तो भी आपका पेट का जो क्रिया विधि है, पेट का जो कार्यक्रम है वो खराब हो जाएगा। डाइजेस्टिव अंग आपका वो खराब हो जाएगा, जिससे आगे जा करके गंभीर समस्या पैदा हो सकती है ना। तो जो भी पेट की समस्या है उसके ये कारण है। पेट का कैंसर, यदि आप जो मुख्य रूप से जो पेट का कैंसर है वो एक्चुअल में ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से होता है, ज्यादा धूम्रपान, स्मोकिंग करने की वजह से होता है। अधिकांश लोग जो खैनी खाते हैं, खैनी चबाते हैं, गुटखा चबाते हैं, गुटखा, गुटखा कौन सा वाला, जर्दा वाला, ठीक है। तो अधिकांश आपने लोगों को देखा होगा जो लोग गुटखा खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन लोग क्या करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, गुटखा चबाते रहते हैं लेकिन वो थूकते नहीं है ना। वो क्या करते हैं, उसके पीक को वो पूरी तरह से पेट के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो आपका जो जर्दा युक्त गुटखा है उसमें निकोटीन होता है। अब गुटखा को यदि आप बोलेंगे कि आदमी उसका आदी क्यों हो जाता है गुटखा का, जर्दा गुटखा का, जैसे आज की डेट में ये पान राज, विमल और कुछ कुछ बहुत सारे गुटखे निकल रहे हैं। तो गुटखे के अंदर मिलाया जाता है सीसा, लेड, कांच। तो कांच को बारीक पीस करके, कांच जो होता है, कांच, है ना, जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसको बारीक पीस करके उसको गुटके में मिलाया जाता है। तो गुटके में सुपारी होगा, कत्था होगा, चूना होगा, सीसा होगा, मतलब कांच। अब आप सोचो कांच को आप खाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो पीसा हुआ कांच, है ना, ठीक। और उसके बाद उसमें निकोटीन, तंबाकू, ये सब चीज होता है। तो आदमी उसको क्या करता है, निगल जाता है, उसको थूकता नहीं है। बहुत से लोग उसको थूकते नहीं है, उसको निगल जाते हैं, ठीक है। इवन पूरे गुटखा को भी निगल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मार्केट में मुझे दिखते हैं, है ना। तो ये जो निगला हुआ टोबैको है, ये निगला हुआ निकोटीन है, ये निगला हुआ जो लेड है, वो पेट के अंदर जा करके कैंसर जनरेट करता है। क्लियर है। तो यदि आप, मुझे लगता है यहाँ तो कोई गुटखा उटका नहीं खाते होंगे। यदि आप खाते हैं तो प्लीज उसको छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि गुटखे के अंदर लेड होता है, सीसा होता है, कांच होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देता है, ठीक। आपने देखा होगा जो लोग गुटखा खाते हैं तो उनके गालों पे मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं। तो छाले बार बार क्यों आ रहे हैं? उसका मेन कारण वही है ना, कि गुटखा में जो शीशा होता है, कांच का जो गिलास होता है पिसा हुआ, वो क्या करता है, हमारे आ, आहार नली को भी डिस्टर्ब करता है। हमारे मुंह के जो एंजाइम है, लार ग्रंथि है, उसको भी वो डैमेज करता है। और हमारे मुंह के अंदर का जो सलाइवा है उसको भी वो खत्म करता है, ठीक। तो यही सारी चीजें पेट में जा करके, जो आदमी ज्यादा अल्कोहल लेता है, गुटखा खाता है, धूम्रपान करता है, ये सारी चीजें पेट के अंदर जा करके डिपॉजिट हो जाती हैं। और हाँ, अधिकांश लोग गुड़ाखू भी करते हैं, है ना। हाँ, गुड़ाखू, गुड़ाखू जो है, अब गुड़ाखू का भी आप देखे होंगे उसके अंदर भी टोबैको है, निकोटीन है ना। तो जिस चीज के अंदर भी टोबैको होगा, निकोटीन होगा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो भी हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करता है। तो लोग, जो ज्यादा लोग गुड़ाखू करते हैं, वो आप देखे होंगे वो बताते हैं अपना कि मेरा भोजन का पाचन सही नहीं हो पाता, मेरा पेट साफ नहीं हो पाता, है ना, मेरे शरीर में लार नहीं बनता, मेरा पेट में लार नहीं बनता। बहुत से लोगों का वजन घट जाता है ना, जो लोग गुड़ाखू करते हैं।
बहुत से लोगों के जो मुंह है वो चिपक जाते हैं, जैसे गुटखा खाने से चिपक जाते हैं वैसे ही गुड़ाखू करने से भी चिपक जाते हैं, है ना। तो जिस भी चीज में निकोटीन होगा, कोई भी चीज, जो भी आदमी लेते हैं, गुड़ाखू ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, जिसके अंदर भी निकोटीन है, यदि वो पेट के अंदर जा रहा है तो समझ लो वो साइड इफेक्ट बिल्कुल करेगा, है ना। तो मैंने बोला कि हमारे पेट में भोजन कितने दिन तक रहता है, कितने देर तक रहता है, 2 से 5 घंटा तक। लेकिन यदि आप निकोटिन वाला भोजन करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, उसका डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इसलिए पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तेजी से लोगों को हो रहा है। हमारा खान पान की वजह से हमारा जो पेट है, उसकी क्रिया विधि, उसकी कार्यवाही, जो क्रिया विधि है, कार्य विधि है, वो डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से हम लोग लगातार पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। और आज के डेट में बहुत से लोगों को जो पेट का कैंसर हो रहा है, उसका मेन कारण यही है ना, हमारा खान पान की वजह से। क्लियर है। तो ये हो गया आपका भोजन का, में क्या क्या पेट के अंदर बीमारियां होती हैं और बीमारी का एक्चुअल में कारण क्या है, आप ही देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग गुड़ाखू करते हैं तो गुड़ाखू ना करें, है ना। ठीक है। और अ, जीवन शैली के अंदर बदलाव करें, है ना। शराब का सेवन न करें, धूम्रपान से बचें, तनाव कम करें, तनाव कम करें, डिप्रेशन कम करें, है ना। कुछ ऐसे भोजन, है ना, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है ना, स्पेशली एनिमल प्रोटीन से बचें, है ना। भोजन को धीरे धीरे खाएं और अच्छी तरह से चबा करके खाएं, है ना। तो ये सारा जो चीजें हैं, ये हमारे जीवन शैली को अच्छा कर सकता है। ठीक है। क्लियर है। तो हमारे जीवन शैली के अंदर भी हम बदलाव करके हम अपनी पेट की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मैंने बोला ना कि यदि आप पेट को अच्छा रखना चाहते हैं तो 2 3 चीजें करें। ज्यादा आप सब्जियों का इस्तेमाल करें अपने भोजन में। ऐसे सब्जियां, है ना, जिसके अंदर, क्योंकि आपको पता है सब्जी में पानी ज्यादा होता है, सब्जियों में 70% तक पानी होता है, इसलिए सब्जियां आसानी से पच जाती हैं, वेजिटेबल, है ना। तो आप अपने भोजन में ज्यादा वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, है ना, जिससे भोजन का पाचन तेजी से हो पाए, आसानी से हो पाए, मतलब पेट को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, है ना। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि भोजन कम समय तक, जितना ज्यादा कम हो उतना कम समय तक भोजन हमारे पेट में स्टोर होके रहे, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो प्रकृति से हम जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम जीवन को बेहतर कर पाएंगे। क्लियर है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा हम लोग करें, है ना। आ, एनिमल प्रोटीन से बचे, ज्यादा मात्रा में हम जो नॉनवेज खाते हैं उससे हम बचें। नॉनवेज यदि आप शौकीन है तो खाएं, लेकिन कम मात्रा में खाएं। एल्कोहल के सेवन से बचें, स्मोकिंग करने से बचें, है ना। ऐसी चीजें, हल्की चीजें लें, कम मात्रा में खाएं, लेकिन अच्छा खाएं जिसके अंदर हमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन मिले। संतुलित आहार लें। ठीक है। ऐसे भोजन कम करें जिसमें ज्यादा फैट्स हों, है ना। आपके भोजन में यदि ज्यादा मात्रा में फैट्स होंगे तो उनकी आणविक संरचना बहुत जटिल होती है, वो ज्यादा जल्दी पच नहीं पाती। तो हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए आज के बाद कि भोजन कम समय तक पेट के अंदर स्टोरेज हो, मतलब जल्दी से जल्दी पच करके ये छोटी आंत से बाहर निकल जाए, मल द्वार से बाहर निकल जाए, मल के मात्रा में, मल के रूप में। ठीक। तो भोजन का स्टोरेज कम समय में अपने को करना है। ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, दिन में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा मात्रा में पानी पिए। कम से कम हर आदमी को 4 लीटर 5 लीटर पानी तो पीना चाहिए, है ना। भोजन को धीरे धीरे खाएं और अच्छे तरीके से चबा करके खाएं। हाँ। ठीक है। हाँ, चंद्रिका तुझे बोला आलू कम खाना चाहिए, ठीक है, आलू के अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ठीक है।
तो ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तो हो, लेकिन आ, मतलब क्या बोलना चाहिए, एकदम हार्ड हार्ड कार्बोहाइड्रेट, है ना। सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि आराम से पच जाए, एक होता है हार्ड कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से नहीं पचता, जैसे आलू का सेवन हम करते हैं, है ना। ठीक है, उसमें ज्यादा मात्रा में हेवी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को धीरे धीरे खाएं, अच्छे से पचा करके खाएं, पानी ज्यादा मात्रा में सेवन करें, तो हम पेट के रोगों से बच सकते हैं। ठीक। अब महत्वपूर्ण बात, तो ये तो हो गया आपका पेट, पेट का काम, पेट की बीमारी, पेट का संरचना सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैंगन वाटर। मेन मुद्दा है कि कैंगन वाटर से हम अपने आमाशय को, पेट को कितना मजबूती दे सकते हैं, कैंगन वाटर से आने वाले समय में हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं कैंगन वाटर के इस्तेमाल से। तो माय डियर फ्रेंड, जो कैंगन वाटर है वो दुनिया का सर्वोत्तम हीलिंग वाटर है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री हाइड्रोजन्स हैं, है ना। क्लियर है। तो कैंगन वाटर दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर है। तो कैंगन वाटर आप पियेंगे तो आपके आमाशय को मजबूती देगा, आपके आमाशय में जो पेट में जो बीमारियां हैं उससे बचाएगा, पेट के रोगों से बचाएगा, पेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा। तो सबसे पहले कैंगन वाटर जो होगा पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर में आपको पता है एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती है। हमारा पानी आयोनाइज्ड किया हुआ अल्कलाइन वाटर है। तो ये अल्कलाइन वाटर क्या करेगा, हमारे पेट के जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट तो देखो, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भोजन के भोजन जब आप करेंगे तो भोजन के पाचन के लिए गैस्ट्रिक एसिड बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बाकी समय पेट की एसिडिटी को भी अपने को नॉर्मल करना होता है। जैसे अभी मैं कुछ भी नहीं खाया हूं, तो अभी मेरे पेट में गैस्ट्रिक जूस पैदा नहीं हुआ है। ठीक। तो यदि मैं अभी पेट की बात करूं तो मेरा जो पेट का वातावरण है वो एसिडिक मोड पे है। मेरी बात को पकड़ना भी आप, अभी आप सुबह उठे हैं, आपको भूख नहीं लग रहा है। जिसको भूख लग रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको भूख नहीं लग रहा उसकी बात कर रहा हूं। तो अभी हमको भूख नहीं लग रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस नहीं बना है। गैस्ट्रिक जूस नहीं बना है मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना है। क्लियर है। तो अभी मैं बात करूं तो हमारा जो पेट है इसका वातावरण एसिडिक मोड पे है। ठीक है। तो ये एसिडिक जो है इसको अपने को न्यूट्रल करना है, तो हमारे पेट में जो हम अल्कलाइन वाटर लेंगे तो अल्कलाइन गुण होने की वजह से ये पेट की अम्लता को कम करेगा और पाचन को बेहतर करने में मदद करेगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा, है ना। यह कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, इससे हमें बचाएगा। कैंगन वाटर अल्कलाइन है तो ये क्या करेगा, भोजन के पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, गैस एसिडिटी से हमें बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है। और कौन सा अल्कलाइन है? आयोनाइज्ड क्या अल्कलाइन वाटर है। तो ये हमारे पेट के एसिड इन्वायरमेंट को कम करेगा, है ना। ठीक है। और हमको अल्कलाइन करेगा जिससे भोजन के पाचन में मदद होगा। दूसरा है शरीर को डिटॉक्स करना। ठीक। तो हमारा जो कैंगन वाटर है ये क्या है, माइक्रो क्लस्टर है ना, है ना। बोले, हमारा जो कैंगन वाटर है वो माइक्रो क्लस्टरिंग है, पतला है। ठीक। तो जब इस पानी को पीते हैं तो ये पानी पतला होने की वजह से, माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से ये आंतरिक कोशिकाओं तक अवशोषित होता है। तो पेट के अंदर भी असंख्य कोशिका है, म्यूकोसा है, म्यूकस है। ठीक है। मतलब यदि पेट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकोसा है, उनकी लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक। तो पेट की जो महीन से महीन, पतली पतली जो कोशिकाएं हैं
उसके अंदर ये पानी जा करके अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन होगा। पेट के अंदर की जितनी भी टॉक्सिक बन रही है, वो पानी हमारे कैंगन वाटर उसको डिटॉक्स करके बाहर निकालेगा। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है, डेली हो रहा है, क्योंकि कैंगन वाटर आप डेली पी रहे हैं, डेली बॉडी आपका, डेली पेट आपका डिटॉक्स हो रहा है, तो उससे क्या होगा, पेट की समस्याएं नहीं आएंगी, पेट का रोग नहीं होगा, है ना। क्योंकि इसका जो पानी है गहराइयों तक अवशोषित होता है माइक्रोक्लस्टर होने की वजह से। तो यह पेट के विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिक पदार्थों को बाहर करने में मदद करेगा। तो हमारा जो अमाशय है हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इसमें टॉक्सिक विषाक्त पदार्थ उसमें डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, बल्कि कैंगन वाटर अवशोषित होकर के, क्योंकि वो सेलुलर लेवल तक अवशोषित हो रहा है, कोशिकाओं तक अवशोषित होकर के उसके पूरे टॉक्सिक को बाहर निकालेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चावल दाल सब्जियों को 10 मिनट कैंगन वाटर स्ट्रॉन्ग 11.5 pH में आप डुबा के रखिए, तो आप देखते हैं पूरा केमिकल को निकालता है। कैसे निकालता है, क्योंकि कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है, ये क्या करता है, चावल दाल सब्जियों की कोशिकाओं के अंदर घुस करके उसके केमिकल को बाहर निकालता है। वैसे ही जब कैंगन वाटर आप पिएंगे, तो ये क्या करेगा, पेट के अंदर जा करके अनंत अनंत कोशिकाओं के अंदर घुस करके उसके अंदर के टॉक्सिक को बाहर निकालेगा, जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा पेट का डेली, सेल हील होगा, नया नया सेल बनेगा, पेट मजबूत बनेगा, जिससे आने वाले समय में पेटों से संबंधित जो रोग हैं उससे आपको निजात मिल जाएगा। इसलिए आपको कैंगर वाटर पीना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को मजबूत करेगा, आंतों की सेहत में सुधार करेगा हमारा जो इंटेस्टाइन है, क्योंकि भोजन का पाचन होता है, काइम बनता है, अर्ध तरल द्रव्य काइम बनता है, आपको पता है, वो छोटी आंत में चले जाता है। तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कैंगन वाटर मजबूत करेगा, है ना। क्योंकि हमारे कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आंतों में होने वाले सूजन को कम करने में मदद करेगा। आंतों में, इंटेस्टाइन में सूजन आ जाता है, नॉर्मल वाटर पिएंगे, वो नॉर्मल वाटर एसिड होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इसकी वजह से छोटी आंत बड़ी आंत में सूजन होना चालू होता है। तो हमारा कैंगन वाटर के अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये क्या करेगा, छोटी आंत बड़ी आंत के सूजन को कम करेगा, उसको मजबूत करेगा, छोटी आंत बड़ी आंत को मजबूत करेगा, पाचन तंत्र को और बढ़िया करेगा, ठीक है। और ये अच्छी बैक्टीरिया को, क्योंकि हमारे पेट में अच्छी बैक्टीरिया भी होते हैं, खराब बैक्टीरिया भी होते हैं, तो कैंगन वाटर क्या करेगा, अच्छी बैक्टीरिया के प्रोडक्शन में मदद करेगा। और जो बेड गंदे बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, उसको शरीर से बाहर निकालने में, खत्म करके उसको बाहर निकालने में भी, डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगा, क्योंकि हमारे कैंगन वाटर में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, कैंगन वाटर पियेंगे क्योंकि इसका पानी एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, माइक्रोक्लस्टर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिच वाटर है। तो ये क्या करेगा, पेट में होने वाली अन्य समस्या, जैसे पेट का दर्द हो रहा है ना, पेट में सूजन हो रहा है, उल्टी उल्टी लगता है, भोजन का पाचन सही नहीं हो पा रहा है, ठीक, और आ, कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, आप वजन घटाने का कोई दवाई नहीं ले रहे हो, वजन घटाने का कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ये सारी समस्या को कैंगन वाटर ठीक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन माइक्रोक्लस्टर है। तो ये आहार नली को भी मजबूत करेगा, क्योंकि आप पानी पिएंगे तो पानी आहार नली से होते हुए गुजरेगा, तो आहार नली को भी मजबूत करेगा, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, है ना। पेट है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, है ना, भोजन को पाचन करने में मजबूती देगा, है ना। छोटी आंत बड़ी आंत में इंफेक्शन होता है, सूजन होता है, उसको खत्म करेगा। तो कुल मिलाकर के यदि आपका पेट सही तरीके से डिटॉक्सिफाई हो रहा है, पेट की डेली सफाई हो रही है ना, पेट के अंदर नए सेल का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, पेट का वातावरण, है ना, आपने जो ज्यादा एसिड हो गया था उसको आपने अल्कलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये सारी
चीजों से हमारे समय में, आने वाले समय में हमारा पेट मजबूत भी होता है और हेल्दी होता है। और पेट मजबूत हो जाएगा तो सारी समस्या का प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। पेट मजबूत हो गया तो क्या होगा? डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा, भूख अच्छी लगेगी, आपका नींद अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो ये मान के चलिए कि कैंगन वाटर से ये सारा मैकेनिज्म ठीक होने वाला है। इसलिए कैंगन वाटर को बैक टू ओरिजिन बोला जाता है, रिटर्न टू ओरिजिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक करता है। आज से 10 साल 20 साल पहले आपका पेट कैसा था, उसकी एक्टिविटी कैसी थी, उसका काम करने का तरीका कैसा था, आज गड़बड़ हो चुका है। तो कैंगन वाटर लगातार आप पियेंगे तो ये मूल की तरफ आपके पेट को ले जाएगा। तो आप जो भी चीज खाएंगे उसका डाइजेशन अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी, भोजन का पाचन अच्छा होगा, है ना? तो कुल मिलाकर कैंगन वाटर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बेहतरीन प्रॉपर्टी है, जो आपके पेट को मजबूत करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपका पेट ठीक है तो आपका सारा ठीक है, सारा चीज ठीक है ना? पेट ठीक है मतलब आप स्वस्थ हो, आप निरोगी हो, और आपका जीवन लंबा होने वाला है। तो पेट को, शरीर को ठीक रखना है तो भगवान की कृपा से हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ गया है जिसके माध्यम से हम पेट को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, पेट को लंबा जीवन दे सकते हैं। वो है कैंगन वाटर। तो इसके लिए हम सबको, हीरो नारी ओसरे जी को दिल से अ, ये मधुकर जी म्यूट कर दीजिए आप। ठीक। तो कैंगन वाटर हमारे जीवन को नया बना रहा है, हमारे शरीर को नया बना रहा है, हमारे रोगों को खत्म कर रहा है, हमें हेल्दी जीवन दे रहा है। तो इतना बड़ा काम हमने किया है, इतना बड़ा डिसीजन हमने लिया, कैंगन मशीन लगाने का, कैंगन पानी पीने का। तो ऐसे जनक जिन्होंने कैंगन पानी बनाया है, कैंगन मशीन बनाया है, मिस्टर हीरो नारी ओसिरो जी को दिल से आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि उनके प्रयासों से ये मशीन बनी, उनके विजन के माध्यम से ये काम इंडिया तक आया, और इसकी वजह से हम सारे लोग आज के डेट में अपने आप को स्वस्थ रखने के जो मिशन है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो हम लोग का मिशन क्या है? पीस ऑफ माइंड, ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, और ट्रू आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ, है ना? तो ये हमारा मोटो है। तो कुल मिला करके कैंगन वाटर से आने वाले समय में हम अपने परिवार को जीवन दे सकते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि आपके रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है, किसी को भी पेट से रिलेटेड, यदि खाना नहीं पचता है, गैस हो रहा है, मतली आ रहा है, उल्टी लगता है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पेट कमजोर है उनका, है ना? ठीक है। पेट का कैंसर भी हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है ना? तो आप उनको बताएं कि जो मैंने बताया कि कैंगन वाटर के अंदर जो 3 पावरफुल प्रॉपर्टी है, वो कैसे पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, शरीर को कैसे डिटॉक्स करेगा, आंतों को कैसे मजबूत करेगा, उसको सेहत को कैसे सुधारेगा, और एसिडिटी है, पेट की जलन से कैसे कैंगन वाटर बचा सकता है। तो आप लोगों को अवेयर करेंगे डेमो के दौरान तो लोगों को समझ में आ जाएगा, और आने वाले समय में हम पेट की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो ये था, हम पेट के बारे में आज हमने जानकारी दिया। तो आज का ये जो टॉपिक था शानदार तरीके से यही विराम होता है। इसमें यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या अपना ओपिनियन अपने आप को दे सकते हैं। यदि आपके कोई विचार हैं आज की मीटिंग को लेकर के, कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो को होस्ट कौन कौन है? मनोज जी हैं, और अपने मनोज जी हैं को होस्ट, और कौन है? खगेश साहू जी। आप सब दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं हैंड रेस कर लें, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
और कोई चीज पूछना चाहते हैं, किसी कोई सवाल? भगत जी। जी सर। सवाल कुछ नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेहतरीन जानकारी दिया उसके लिए। और ऐसा कोई सवाल नहीं है मेरे उसमें, तो बाकी लोगों का सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मनोज कौशल सर। जी सर। किसी के तो कोई सवाल सवाल नहीं लग रहा है अभी तो। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सबको भेजा हुआ है, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल अनम्यूट का बटन आप क्लिक कीजिए और पूछ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यदि हम पेट की समस्या को ठीक कर पाए, समझिए 99% बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। तो टॉपिक जोरदार है। और इसको, इससे रिलेटेड जो भी समस्या है उसको पूछ सकते हैं। तो सभी जो है अपना अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं, अपना कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़। 8:30 बजने वाला है तो अपन एक आध 2 मिनट उसके बाद फिर क्लोज करते सेशन। मेरे ख्याल से किसी को कोई सवाल नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। सेशन में हम लोग बात करेंगे आ, भोजन के साथ क्या क्या चीज हमें नहीं खाना चाहिए। एक टॉपिक है ना। कुछ कुछ परहेज हैं जिसको हम भोजन के साथ, जैसे आ, आप यदि फिश लेते हैं, मछली खाने के इच्छुक हैं, तो मछली के साथ दही नहीं खाना चाहिए, है ना। करेला है, करेला के साथ दही या दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भोजन को लेकर के कुछ डिसिप्लिन है जिसके ऊपर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, है ना। तो आज के सेशन में जो भी बातें आप पूछ नहीं पा रहे होंगे, यदि कोई सवाल है उसको नोट करके रखिए, अगले गुरुवार के सेशन में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है। शनिवार को लाइव डेमो होगा। आने वाले शनिवार को, आज है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, परसों लाइव डेमो होगा। लाइव डेमो हमारे ग्रेट एक्सपर्ट आदरणीय माधव कश्यप जी के माध्यम से सबके सामने वेबिनार के माध्यम से लाइव डेमो होगा। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबिनार में इनवाइट कीजिए, नए पुराने सबको, दूर दूर के लोगों को भी, दूसरे स्टेट के लोगों को भी इनवाइट कीजिएगा। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से आपका काम एक बढ़िया तरीके से गति पकड़े और आपको बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो जाए। तो आज की मीटिंग को यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज का दिन मंगलमय हो। आज जो भी आपने गोल्स डिसाइड किया होगा वो सारे के सारे गोल्स आपके पूरे हों। भगवान आपको तरक्की दे। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, मस्त रहें। याद रखिए हम लोग सब मिशन मोड में काम कर रहे हैं। एक पल भी आप वेस्ट मत कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका आपसे मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, इसको छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटी छोटी समस्याओं के अंदर इसको वेस्ट मत करो। दिन भर वर्क करो किंग का। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप डे 3 बनना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 2 से 3 डेमो आपको करना चाहिए, बिन बुलाए फॉलो करना चाहिए, लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, लोगों को आप अच्छे जीवन देने के लिए उतरे हैं मैदान पे, है ना। तो छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे काम को लेकर के, छोटी छोटी अड़चनों को लेकर के अपने आप को मत रखो। आपका जो समय है वो हमेशा क्या बोलना चाहिए, अच्छे कामों में गुजरना चाहिए। फोकट के कामों में, इधर उधर के कामों में अपने आप को व्यस्त मत करो। आपका समय एक एक कीमती है। एनर्जी का हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक एक समय कीमती है, इसको याद रखो। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा कीमती है ना। इसलिए मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम को छोड़ो। छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहेंगे, छोड़ो।
इधर उधर व्यस्त मत हो। अपना आपका समय बड़ा कीमती है, आप डेज थ्री होने वाले हो, आपको जीवन बदलना है अपने लिए, परिवार के लिए। तो अपने आप को कहीं उलझाओ मत, अपने आप को खराब मत करो अपना टाइम, क्योंकि आपके पास एक महत्वपूर्ण चीज है टाइम। उसको इधर उधर मत बेचो आप, उस टाइम का सदुपयोग करके इस कंपनी में आगे बढ़ो। तो आने वाले समय में मैं आपको बोलता हूँ ना कि फरवरी में कंपनी का कम से कम 20,000 लोगों का ग्लोबल कन्वेंशन है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग 6 से 2 डेज टू बन करके, डेज थ्री बन करके उस मंच में आपका सम्मान हो, मैं चाहता हूँ। हीरो नारी ओसिरो जी अपने परिवार के साथ आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एक बेहतर रिकॉग्निशन के साथ ये कार्यक्रम हो। तो आपको ये 6 महीने आपके पास समय है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीना समय है। 6 महीने में आपको हर हाल में 6 से 2 डेज 2 डेज 3 बनना है। तो इसके लिए आपको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। सब काम को छोड़ो, एक तरफा करो, केवल एक काम, सुबह रात दिन रात, केंगन केंगन केंगन। सारी तकलीफें कब खत्म होंगी? जब आप मंच में 20,000 लोगों की भीड़ में जब आपका सम्मान होगा, लोग खड़े होकर के तालियां बजाएंगे, हीरो नारी ओसरो जी के माध्यम से, उस स्वप्न दृष्टा के माध्यम से, आपके हाथों में, उनके हाथों से, उनके कर कमलों से जब आपको अवार्ड मिलेगा, लोग ताली बजाएंगे, ये सारी तकलीफें आपकी दूर होने वाली है ना। मत अपने आप को कम आको, समय वेस्ट मत करो मेरे भाई, है ना। आपका बहुत सारा समय जा चुका है, अब 6 महीने में अपने आप को साबित करना है, मिशन मोड में, केवल मिशन मोड में। अर्जुन को केवल चिड़िया की एक आंख दिखती थी, आपको भी एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि 6 महीने में मुझे 100 मशीन करना है, 6 से बनना है। कैसे बनूंगा, कहाँ कहाँ से बनूंगा, कैसे बनूंगा, ये रोड मैप आप तैयार कीजिए आज बैठ करके। 6 से 2 बनना है, डेज टू बनना है, डेज थ्री, ये रोड मैप आप बनाइए और चल पड़िए। सब कुछ आपके हाथ में। लोग मशीन लेने के लिए तैयार हैं, लोग मशीन की जानकारी लेने के लिए तैयार हैं, लोग मशीन खरीदने के लिए तैयार हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा, घर आपको निकलना पड़ेगा। बहाना खत्म कीजिए। एक सही लीडर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, एक लीडर के पास केवल समाधान होता है। एक डेज थ्री लीडर के पास समाधान होता है, एक्सक्यूज नहीं होता, है ना। तो सारे कार्यक्रम को, जो भी कार्यक्रम आपके जीवन में आ रहे हैं, उसको अलग करके कैंगन के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। खगेश जी, थैंक यू। तो बहुत सर बहुत थैंक यू। धन्यवाद।